हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर करंट अफेयर्स सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। इस वीडियो में हम जानेंगे करंट अफेयर्स 2 नवंबर के। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। योता योता 1 फर्स्ट एवर डेटा सेंटर इन नॉर्थ इंडिया हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी कि नॉर्दर्न इंडिया का सबसे पहला डेटा सेंटर जो है वो कौन से राज्य में इनॉग्रेट या उद्घाटन उसका हुआ है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन है बच्चों आपके पास। ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसका इनॉग्रेशन जो है वो हुआ है। उत्तर प्रदेश कहाँ पे? नोएडा, ग्रेटर नोएडा साइड में ही इसको बनाया गया है। और ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे डेटा सेंटर है। अब क्या हो रहा था ना कि इंडिया में जो है वो बहुत सारे यूज़र्स हैं, राइट। इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और इंडिया के जो डेटा यूज़र्स हैं वो भी बहुत सारे हैं। तो जो डाटा है उसको सेव करने के लिए ना हमें दूसरी कंट्रीज़ के पास जो है वो जाना पड़ता था। बट अब क्या है, हमने इंडिया में ही बना लिया और हम उसको इंडिया में ही सेव कर लिया करेंगे। कहाँ पर? नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है हमारा डेटा सेंटर में या फिर साइंस टेक में, जो हम डेवलपमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। प्लस यूपीपीएससी बोल लो या पीसीएस बोल लो, तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे इसका नाम पूछ लिया जाएगा क्या है ना, या तो आपसे नाम पूछ लिया जाएगा या फिर ये बेसिकली है क्या वो पूछ लिया जाएगा, और कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसकी कैपेसिटी भी बता देती हूँ। इसकी जो इनिशियल कैपेसिटी है वो है 400 मेगावाट और आगे जाके इसकी कैपेसिटी 2026 में इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 600 मेगावाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली फीफा एंड AIFF हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशिएटिव। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ AIFF? यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन हैं? श्री कल्याण चौबे, रॉजर बिन्नी, आशीष पचौरी या फिर संजय कपूर। 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको बताना है कि AIFF के प्रेसिडेंट कौन हैं। तो बच्चों AIFF है ना, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट हैं श्री कल्याण चौबे। तो चौबे जी है वो हैं AIFF के प्रेसिडेंट। रॉजर बिन्नी, इनका तो हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ था, तो ये किसके प्रेसिडेंट है? ये हैं BCCI के प्रेसिडेंट। ठीक है, BCCI ये जो जैसे फुटबॉल हो गया ये न्यूज़ में है। BCCI यानी कि क्रिकेट जो है वो न्यूज़ में है। देन चेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होता है आजकल। देन बैडमिंटन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये इस वजह से ना इनके जो प्रेसिडेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो एसोसिएशंस होते हैं इनके प्रेसिडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कल्याण चौबे AIFF के प्रेसिडेंट है, मैंने आपको बता दिया। संजय कपूर जो है वो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। आशीष पचौरी जो है वो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। अभी कबड्डी लीग चल ही रहा है ना, हॉटस्टार पे हर कोई देखता होगा। T20 मैचेस फॉलो करते हैं। आज भी शायद मैच है इंडिया का आज मैच है। और फिर कबड्डी लीग भी चली रही है, तो इस वजह से ये सारे गेम्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। देन हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। रॉजर बिन्नी तो मैंने आपको बता ही दिया BCCI के प्रेसिडेंट हैं। अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, अदरवाइज इसका पूरा PDF जो है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थीम ऑफ 7th इंडिया वाटर वीक। जो थीम है 7th इंडिया वाटर वीक की वो क्या है? सेव वाटर फॉर बेटर फ्यूचर, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी, लेट्स डेवलप टेक्नोलॉजी टू सेव वाटर, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों जो 7th इंडिया वाटर वीक है उसकी जो थीम है वो है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी, राइट। तो ये उसकी थीम है। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हम क्या करेंगे इस पूरे वीक में बात करेंगे कि हम वाटर को किस तरीके से सस्टेनेबली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, प्लस हम उसको बचा के रखें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं सस्टेनेबल, ताकि वो सस्टेन करे आगे के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचे। जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका क्या कहना है? वो ये कहती हैं कि वाटर कंजर्वेशन इज़ द ओनली वे टू बी एबल टू गिफ्ट अ बेटर एंड सेफर टुमारो टू द कमिंग जनरेशन। यानी कि जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है ना,
अगर हम उनको एक बहुत बेहतरीन और सुरक्षित कल देना चाहते हैं तो हमें उनको वाटर देना पड़ेगा, यानी वाटर कंजर्वेशन अगर हम अभी करेंगे, बचाएंगे आज के टाइम पे पानी, तो ही हम आगे जो आने वाली जो पीढ़ी है या जनरेशन है उसको बेटर और सेफ कल या टुमारो जो है वो दे सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखो बच्चों, वर्ल्ड में अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में वाटर जो है उसकी जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उसका जो रेशियो बहुत ज़्यादा है ना, 78% समथिंग वाटर ही है। अब उसमें से भी लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, सॉफ्ट वाटर कह सकते हो या ड्रिंकिंग वाटर कह सकते हो, वो बहुत ही कम है। ऊपर से हम अपनी जो रिवर्स होती हैं जो कि प्योर सोर्स हैं, डायरेक्ट सोर्स हैं प्योर वाटर का या हम ड्रिंकिंग वाटर का, तो उनको हम कैसे पोल्यूट कर देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल के पोल्यूट कर दे रहे हैं। और बहुत सारा जो सीवेज और सीवर्स और गटर्स सब जाके कहाँ मिलती हैं, सब जाके नदियों में ही तो मिलते हैं। तो इस वजह से जो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है। बहुत सारे एरियाज़ में हम क्या देखते हैं कि वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट। तो इस वजह से ये इशू जो है वो उठाया जाता है कि वाटर को भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। अब इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल, यूरोपियन यूनियन, इन सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। हम बात करेंगे, हम टेक्नोलॉजीज़ को एक्सचेंज करेंगे, आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर कर अपना जो वाटर है उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट पे है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, अजय कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, श्री गिरिधर अरमाने, एडमायरल आर हरि कुमार। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो अब आप ये बताइए मुझे कि डिफेंस सेक्रेटरी कौन है इंडिया के। फिलहाल अभी रिसेंटली यानी कि कल की ही बात है, कल जो हमारे गिरिधर जी हैं इनको चूज़ किया गया है एज डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अच्छा, डिफेंस सेक्रेटरी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में क्या डिफरेंस होता है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है ना, जो कि है अनिल चौहान, उनका क्या काम है, वो तीनों आर्मीज़ के एक तरीके से तीनों आर्मी को एडमिनिस्टर करते हैं, वो चीफ हैं डिफेंस स्टाफ के, ठीक है। एंड जो डिफेंस सेक्रेटरी होता है वो क्या करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, उस मिनिस्ट्री का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके हेड होते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। तो डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरधर जी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, और चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन है, एडमायरल आर हरि कुमार, और इससे पहले यानी कि गिरधर जी से पहले थे अजय कुमार, जो कि थे डिफेंस सेक्रेटरी थे इंडिया के। ठीक है बच्चों, डिफरेंस पता चल गया। क्वेश्चन अगर आपसे ट्विस्ट करके भी पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना सीडीएस में और डिफेंस सेक्रेटरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वीगन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 31 नवंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 1 नवंबर। वीगन आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है ना, वीगन वर्ड, वी हैव गॉन वीगन, वी हैव बिकन वीगन, हम ऐसे फ्रेजेस यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वर्ल्ड वीगन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो बच्चों वर्ल्ड वीगन डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को, ठीक है। वीगन का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के टाइम का नहीं है, बहुत पुराना ही है। हम देखते हैं कि हमेशा अगर हम ट्रेडिशनल उसमें भी जाएं, वे में भी जाएं या सोर्सेज में भी जाएं, तो हमेशा हमें क्या एडवाइस किया जाता है कि एनिमल प्रोडक्ट्स को ना यूज़ कर कर हमें प्लांट प्रोडक्ट्स को या प्लांट बेस्ड हमारी जो डाइट है वो होनी चाहिए, प्लांट बेस्ड होनी चाहिए। थीम देख लेते, थीम क्या थी, फ्यूचर नॉर्मल, यानी कि जो अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं भी खाएंगे ना तो भी बहुत कोई एबनॉर्मल वाली बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अद्भुत हो जाएगा। हमें जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट है उस पर डिपेंडेंट या उस पर हमें ज़्यादा उसका हमें ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। अच्छा, वीगन तो हो गया ये। वीगन में ना एक और कॉन्सेप्ट होता है कि देखो जो वीगन होता है वो एनिमल मीट और अपने आप को इस तरीके से जो एनिमल मीट होता है ना उससे तो अपने आप को रिफ्रेन करते ही हैं। प्लस जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स क्या हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, है ना, ये सारे होते हैं हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो ये भी नहीं खाते
क्यों? क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो किससे बनते हैं? मिल्क से बनते हैं, और मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। ये कॉन्सेप्ट ना आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जैसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज़ होती है या मीट की डिमांड्स इंक्रीज़ होती है, तो एनिमल क्रूएलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है इन ऑर्डर टू मीट दोज डिमांड्स। ठीक है, सो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या मतलब क्या होगा? जैसे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स जहाँ पर आपको GS1 GS2 में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाएगा डिजिटल रूपी पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिजिटल रूपी? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिजिटल रूपी के लिए करेक्ट है? इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो क्या ये एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है? सेकंड, डिजिटल रूपी इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी है? थर्ड, CBDC issued by Reserve Bank of India will be a legal tender in digital form। यानी कि जो डिजिटल करेंसी RBI इशू करेगी वो एक लीगल टेंडर होगा, यानी कि हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। नन ऑफ द अबव, यानी कि इन चारों में से कोई भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1, 2, 4, 2 एंड 3, जल्दी बताइए। सो बच्चों 2 एंड 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। जो सेकंड ऑप्शन जो कि क्या कह रहा है, ये एक तरीके का ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है अपने आप को, क्योंकि डिजिटल करेंसी है तो इसको अपने आप को क्रिप्टो करेंसी मत समझ, उससे कंफ्यूज मत होना। तो ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है। ठीक है, जो कि RBI इशू करेगा। जैसे RBI फिजिकल नोट्स प्रिंट करता है वैसे ही RBI डिजिटल फॉर्म में करेंसी जो है वो डिजिटल जो मनी है, डिजिटल रूपी जो है वो इशू करेगा। ठीक है ना, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, प्लीज़ इससे अपने आप को कंफ्यूज मत करना। ठीक है, देन अब हम जानते हैं इसका साइन क्या होगा। जैसे हमारा रुपी का साइन होता है वैसे डिजिटल करेंसी का साइन कुछ इस तरीके से होगा, और ये लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? उस करेंसी में, उस नोट में आप गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज जो है वो कर सकते हो। यानी कि जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब डीमोनेटाइजेशन आया था तो एक वर्ड हुआ था दैट जो 500 रुपये का नोट है और 1000 रुपये का नोट है विल नॉट बी लीगल टेंडर। यानी कि अब इससे इसका जो इसमें से इन दोनों को यूज़ करते हुए आप ट्रेड नहीं कर सकते, कमोडिटी को खरीद नहीं सकते, ना ही बेच सकते हो। ठीक है, तो वो लीगल टेंडर नहीं रहता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? डिजिटल मनी का ना बड़ा सारा बेनिफिट है। पहली बात तो ये डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, इसको RBI ही इशू करेगी। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि साथ के साथ फिजिकल मनी भी इशू होगा और डिजिटल मनी भी इशू होगा। इससे क्या होता है, जो करेंसी होती है ना, करेंसी फ्लो में है तो वो काम में आती है, बट करेंसी कभी कभी क्या होता है कि ख़राब हो जाता है, यानी कि नोट जो है वो ख़राब हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे नोट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, कॉइन्स होते हैं वो खो जाते हैं, तो वो फ्लो में से निकल गया वो पैसा, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो उसका जो लाइफ होगा वो लाइफ क्या होगी? अगर डिजिटल मनी है तो उसकी लाइफ क्या होगी? इनडेफिनेट, है ना, इन्फिनिटी तक वो पैसा जो है वो चलेगा और उसको दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। प्लस जो नोट बनाने में पैसा खर्च होता है वो नहीं खर्च होता है, वो बचेगा अपना। जो कॉइन्स बनाने में पैसा खर्च होता है वो बचेगा अपना। तो ये हो गया हमारे बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल करेंसी। ठीक है, अगर आपको पैसा बनाने में टाइम लग रहा है बट डिजिटल करेंसी बनाने में तो टाइम नहीं लगेगा। इट इज़ ईजियर, फास्टर एंड मोर चीपर अदर देन बैंक नोट्स। ठीक है, बैंक नोट से ज़्यादा ये फास्टर होगा, चीपर होगा और ईजियर भी होगा। ठीक है, ये हो गया आपका बेनिफिट ऑफ डिजिटल मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, 70th Foundation Day of EPFO was observed. EPFO comes under the jurisdiction of Ministry of Finance, Ministry of Labour and Employment, Ministry of Youth Affairs and Sports, Ministry of Personal Public Grievance and Pension। तो 4 मिनिस्ट्री है। EPFO कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? 70 साल हो चुके हैं इसको बने हुए, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। उसके अंदर आता है EPFO। EPFO का बेसिकली काम क्या होता है? प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट की, तो ये सारा बेसिकली काम होता है EPFO का। ठीक है, EPFO कब बना था? आज से 70 साल पहले। काउंट करो कब बना था, कमेंट सेक्शन में बताना कि EPFO जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था।
बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछ ही लिया जाएगा। रिसेंटली सीन इन न्यूज ग्लाइफोसेट इज हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर या इनऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये क्या है? ये हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है या फर्टिलाइजर है या फिर इनऑर्गेनिक मैन्योर है? तो बच्चों ये है एक हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या करता है? एक पर्टिकुलर वीड जो होता है, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके का घास या पौधा जो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाता है खेत में, जो कि क्रॉप को ख़राब करता है। तो कैसे ख़राब करता है कि वो सारा न्यूट्रिशन ले लेगा और जो हमारी जैसे कि मेन क्रॉप्स है, मान लो ये टी प्लांट है, ठीक है, ये टी प्लांट है, और जो हमारी जो मेन क्रॉप है ना, उसको बिल्कुल भी वो नहीं देता, उसको बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं देता। तो ऐसे छोटे से प्लांट्स जो है वो ग्रो हो जाते हैं, वीड्स शर्ब्स तो नहीं, छोटे से प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं और फिर वो सारा न्यूट्रिशन ज़मीन से ले लेते हैं। तो इस वजह से इनको किल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनिमल्स तो होते ही हैं, जो कीड़े वगैरह, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो पेस्ट तो ख़राब करते ही हैं, बट ऐसे वीड्स भी होती हैं जो कि हमारे प्लांट को ख़राब कर देती है, उनको न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन पहुंचने नहीं देती, इस वजह से वो ख़राब हो जाता है। तो उनको किल करने के लिए ये जो है वो ग्लाइफोसेट जो यूज़ होता है। अब ग्लाइफोसेट का ना यूज़ जो है वो बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, अब कि ग्लाइफोसेट यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमंस के लिए जो उसको छिड़कते हैं, देखा होगा ना कि कैसे वीडिसाइड और फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड ये सब छिड़का जाता है खेतों में, ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। अब ये बंद कर दिया गया, फिर क्या होगा? एक्चुअली में कैसे कब यूज़ किया जाता था इसको? जो नॉन क्रॉप एरियाज़ हैं और टी क्रॉप्स, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर यूज़ करना इसको अलाउड था। इसके बाद इसके अलावा कहीं और पे इसको यूज़ करना अलाउड नहीं था। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो उन एरियाज़ में ज़्यादा हो रहा है जहाँ पे ना तो कोई टी क्रॉप्स हैं, ना ही कोई टी प्लांटेशन है, और ना ही नॉन क्रॉप एरिया, बल्कि क्रॉप एरिया में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जहाँ पे हर्बिसाइड्स के लिए ये यूज़ हो रहा है कि वीड्स को हटा दो, हर्ब्स जो गंदी वीड्स हैं, गंदे हर्ब्स हैं, जो प्लांट्स ग्रो हो गया, जो खतरनाक है हमारे उसके लिए, क्रॉप के लिए, उनको हटाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो अब इससे क्या होता है? हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, इस वजह से इसको यूज़ करना बंद करवा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। चलिए अगला क्वेश्चन, सैफरन हैज़ GI टैग। Saffron also celebrated as Saffron Festival in which of the following state? सैफरन को हम सैफरन फेस्टिवल, केसर त्यौहार के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, एक्चुअली यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप स्टेट के क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से राज्य में विच डिस्ट्रिक्ट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन। सैफरन को सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किया जाता है? बुदगम, श्रीनगर, पंपोर, किश्तवाड़, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें से सैफरन जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किया जाता है? तो वो ग्रो किया जाता है, ये सारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किया जाता है? इसको ग्रो किया जाता है पंपोर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पंपोर डिस्ट्रिक्ट जो है वो, उसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है? सैफरन बोल ऑफ कश्मीर। कश्मीर का ये डिस्ट्रिक्ट है और इसको सैफरन बोल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा ना इसी डिस्ट्रिक्ट से, पंपोर रीजन जो है वो इसी रीजन से सबसे ज़्यादा सैफरन यानी कि केसर हमारे जो देश है उसको मिलता है और एक्सपोर्ट भी आगे होता है। उसके बाद जो बाकी ऑप्शंस थे ना, बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे बुदगम, श्रीनगर, किश्तवाड़, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो केसर है सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। अच्छा, जो केसर होता है ना, इसका प्लांट बहुत ही छोटा होता है, देख रहे हो आपकी अर्थ से इसकी जो हाइट है वो कितनी छोटी, बिल्कुल छोटी सी। फिर इस प्लांट्स के जो ये होते हैं, इसको हम फिलामेंट्स भी बोलते हैं, इस तरीके से ये फिलामेंट्स होते हैं, इनको यूज़ किया जाता है और ये होता है बेसिकली केसर। और ना तो वो फूल पूरा केसर का इस्तेमाल होता, कुछ भी नहीं होता, बट इसका जो फिलामेंट होता है बिल्कुल पतले पतले से रेशे, वो इस्तेमाल होते हैं, कि वो एक्चुअली होता है केसर। और केसर हर जगह ग्रो नहीं किया जा सकता, इस वजह से
ये बहुत ही एग्जॉटिक स्पाइस है, और केसर एक स्पाइस है, ठीक है। डिस्पाइट ये फ्लावर से मिलता है बट इट इज़ अ स्पाइस, मसाला है, ये खाने में यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 4 स्टेट हैं आपके पास सामने, आपको ये बताना है कि इसमें से ऑब्जर्वर स्टेट कौन से हैं। शंघाई SCO के ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ऑब्जर्वर स्टेट कौन सा है इन चारों में से। चाइना है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, या मंगोलिया है। तो बच्चों जो ऑब्जर्वर स्टेट है ना, वो है हमारा मंगोलिया। मंगोलिया इज द ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ द अमंग्स द ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ द SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन के ऑब्जर्वर स्टेट्स कितने हैं? 4। कौन कौन से? देखो, ऑब्जर्वर स्टेट हैं आपके अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, ठीक है। ये हैं आपके ऑब्जर्वर स्टेट। और जो आपके 8 मेंबर स्टेट हैं, कितने मेंबर स्टेट हैं बच्चों? इसके 8 मेंबर स्टेट हैं। कौन कौन से? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान। ये हो गए आपके 8 मेंबर स्टेट, हो गए आपके ऑब्जर्वर स्टेट। डायलॉग पार्टनर्स, 3 तरीके के स्टेट। डायलॉग पार्टनर्स कौन से? ये तो 2 तरीके के स्टेट हो गए। डायलॉग पार्टनर है SCO के अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं यूरेशिया का एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था। यूरेशिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें यूरोप की भी कंट्रीज़ हैं और एशिया की भी कंट्रीज़ हैं। यूरोप से लगती हुई कंट्रीज़ हैं और एशिया की कंट्रीज़ हैं, राइट। सो इस वजह से उसको बोला जाता है यूरेशियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। So that's all for this session बच्चों. I hope you guys like the session. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.